बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीजा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स सेकंड ईयर न्यू सिलेबस से है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोगों ने पिछले दोनों लेक्चर्स में जो कवर किया था वो था हमारे पास ब्राउनियन मोशन एंड देन थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो ये सेकंड ईयर फिजिक्स है ये न्यू सिलेबस है और इसके कंटेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं और इन सब की उन्होंने अलग अलग, जैसे थर्मल फिजिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स है, तो सबकी अलग अलग जो है वो अलग अलग फिजिक्स की ब्रांच को डिस्कस किया गया है। बहुत ज्यादा जो इजी है अगर आप हर एक ब्रांच को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जैसे ब्राउनियन मोशन पढ़ा था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स की इर्रेगुलर मोशन होती है और जो रैंडमनेस होती है वही उनकी ब्राउनियन मोशन कहलाती है। तो आज हम गैसेस की ही जो है वो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कि गैसेस किन चीजों से मिलकर बनी होती हैं और गैसेस का कैसा बिहेवियर होता है, हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम आइडियल गैस को कंसीडर इधर करेंगे, इसकी जो अजम्पशंस लेंगे वो आइडियल गैस की कंसीडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस, बेसिक्स assumptions of kinetic theory of gases। तो साथ ही हम ये जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी कीजिए ताकि अगले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन तक जो है वो ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 13.2 जो ये सेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस एंड देयर मोशन। तो बच्चों, सिंपल इन्होंने यहाँ कहा हुआ है कि जो काइनेटिक थ्योरी होती है गैसेस की बिहेवियर को, जो गैस के बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। अब गैस का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है कि जो गैस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो आपके पास गैस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये या तो एटम कहलाते हैं या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो जो इससे पहले जो है वो ये आइडिया नहीं था कि जो गैसेस हैं ये किस तरह मिलकर बनी है, इनमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए इसकी कंपोजिशन को, ये गैस किससे मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, इसके लिए जो थ्योरी है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, उनकी कोलिजन एक दूसरे के साथ कैसी होती है, उसका प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है कि द गैस प्रेशर अराइजेज ड्यू टू द पार्टिकल्स कोलिजन विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बच्चों, अगर ये जो है या अगर आप ये येलो कलर की अगर आप पेंसिल देख रहे हैं, अगर ये कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में आपके पास जो ये है ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर गैस बना रहे हैं। तो अब ये जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कुलियन करेंगे या इस कंटेनर की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकराएंगे तो इस गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। इस लाइन में उन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद है अगला कि इट आल्सो डिफाइंस प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज सच एज विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिविटी। साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि किस तरह ये डिफाइन करती हैं कि इसका जो गैस का टेम्परेचर है वो किस तरह चेंज होगा, या अगर गैस का टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन पर क्या इफेक्ट आएगा, इसके अलावा उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें, विस्कोसिटी उनके दरमियान जो है, इनकी कंडक्टिविटी, ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों आगे देखें कि द थर्मल मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसकी कुछ अजम्पशन है जो हम नोट डाउन करते हैं।
तो kinetic molecular theory applies to the ideal gas and it has been defined in the previous class. मतलब कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आइडियल गैसेस पर अप्लाई है, और उसकी कुछ जो है वो गैसेस थे जो स्मार्ट सिलेबस में कट आउट हो चुके थे, लेकिन जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर है वो ऑब्वियसली ये चीज पूरी पड़ेगी, सारा सिलेबस पड़ेगी। तो उसमें वो जो किस तरह ये जो थ्योरी है वो उन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन लॉज को किस तरह डिफाइन करती है, किस तरह प्रूव करती है, तो ये भी चीज है कि गैस लॉ किस तरह जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। सो फर्स्ट इसकी assumption है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन कि गैसेस consist of a very large number of tiny spherical particles that are far apart from one another compared to their size। बच्चों वो कहते हैं कि ये जो गैस है ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो स्फेरिकल है, ठीक है, इस तरह। और जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि इनका जो एक दूसरे से जो फासला है, ठीक है, जो एक दूसरे से आप यूं समझ लें बहुत इतने दूर हैं, इतना लगता है कि जो साइज है वो एक दूसरे बहुत ही छोटा टाइनी लगता है। तो अगर आप देखें कि टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट, जो एक दूसरे से दूर हैं, फ्रॉम वन एंड अदर, बहुत दूर लगते हैं कंपेयर टू देयर साइजेस, उनके साइज के निस्बत, मतलब उनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लगता है। गैस पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट रैपिड मोशन, ये जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मोशन में होते हैं कॉन्स्टेंटली इन रैंडम डायरेक्शन, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है कि बिल्कुल वो कांस्टेंट मोशन में नहीं होते, कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहते हैं, कभी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहते हैं। थर्ड इसकी assumption है कि कोलिजन्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये जब एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं या इन कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इनकी जो कोलिजन होती है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट वन इज इलास्टिक एंड सेकंड वन इज इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। तो जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, या जब ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उसके बाद अगला चौथा है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स अंटिल द पार्टिकल परफॉर्म कोलिजन विद अनदर। तो बच्चों ये दो पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होगी और ना ही रिपल्सिव फोर्स होगी फॉर आइडियल गैस। मतलब जब तक एक दूसरे से क्लाइड नहीं करेंगे ना उस वक्त तक ना ही रिपल्शन है और ना ही अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे से दूर है तो ना ही यहाँ पर रिपल्शन इनको फेस करनी पड़ रही है और ना ही अट्रैक्शन, बट फॉर आइडियल गैस। जब हम रियल गैसेस में देखते हैं ना तो फिर वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि फिर हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और वो फिर लेकिन रियल गैसेस में हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर आइडियल गैस हम कहेंगे कि जब तक ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे ना उस वक्त तक ना ही अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन है। अगला है फिफ्थ पॉइंट कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो बच्चों सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर यानी नीचे कोई जो है ना वो रख दे, हम लोग हीट इसको देते जाएं, जैसे हम इसको हीट देंगे इसका टेम्परेचर इसको देंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का, तो इनकी जो मोशन है रैंडम जो मोशन इधर उधर ये मूव कर रहे थे वो भी बढ़ती जाएगी। तो इनकी जो अगर ये मोशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली जो एनर्जी होती है विच इज रिलेटेड टू मोशन, जो मोशन से रिलेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। एक और भी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो असल में टेम्परेचर होता है उसकी डेफिनेशन भी यही है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी 5 assumptions थी, बहुत इजी थी, आप लोग सिर्फ इसको रीड आउट करना आप लोगों को समझ आ जाएंगी।
उसके बाद ये कुछ जो है वो बॉक्सेस में दिया गया है कि स्मॉल क्यूब ऑफ एयर कैन हैव as many as 10 की पावर 20 molecules. Volume of a gas particles is negligible compared to the volume of the empty space. बच्चों वो कहते हैं कि एक जो छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा एयर का स्मॉल क्यूब है, उसके अंदर जो है वो 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर 1 है, उसके आगे आपको जीरोस लगाने पड़ेंगे और जीरोस भी बहुत ज्यादा, यानी कि 20 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तब जाके इतने मॉलिक्यूल्स वो कंटेन करता है। लेकिन इनके मॉलिक्यूल का साइज इतना कम होता है कि उसका जो अगर एक ये पूरा कंटेनर है या अगर ये पूरा ये एयर आपने इसमें फिल किया हुआ है, तो वहां पर जो इसका वॉल्यूम है इन का गैस पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस। क्योंकि अगर आप उसको यूं समझ लें कि अगर एक पूरी स्टेडियम है, गैस है, ठीक है, अगर पूरा स्टेडियम गैस से फिल है, यूं समझ ले कि वो जो पूरा कंटेनर है, वो जो है वो आपने उसको कंटेनर को स्टेडियम के तौर पर कंसीडर किया है, तो उसमें आपने सैंड जो है ना, वो रेत, उसको ऐसे फैला दिया है, तो वो जो रेत के जर्रे होंगे ना, वो आप पार्टिकल्स, मतलब कि इतना उनके दरमियान स्पेस काफी ज्यादा होगी और वो बिल्कुल उनका जो साइज है वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। जो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम है, उससे कंपैरिजन में उस गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, उसके साइज बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारे पास और वो है मीन फ्री पाथ। क्या होता है बच्चों? मीन फ्री पाथ एक डिस्टेंस ही होता है और ये एक एवरेज डिस्टेंस है। जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करता है, तो उस कोलिजन से पहले पहले जो उसका एवरेज डिस्टेंस होता है, उस विच इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। So mean free path is the average distance of a moving particle covered before it undergoes a collision that significantly alters its direction on energy. Obviously, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और जब भी मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो हमें ये भी पता है कि मोमेंटम जो है हमारे पास वो P इज इक्वल टू mv होता है। तो उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो एनर्जी है, वो भी चेंज हो जाती है when it collides to another particle. So उस क्लियन से पहले पहले तक जितना वो एवरेज डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, उसी एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो बच्चों, ये दो बॉक्सेस थे और ये जो है वो आज हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।